हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक ख़त्म किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 10 से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन, आपको रिलेशन बताना है यहाँ पे कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस दे रखे हैं। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में 5 कंडीशंस दे रखे हैं। हर एक कंडीशन या स्टेटमेंट के लिए आपको रिलेशन, इस वाले केस में रिलेशन का सेट बताना है एक तरीके से। ठीक, तो फर्स्ट उसने बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट। तो कह रहा है कि सिमेट्रिक तो होना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? कॉन्सेप्ट्स पे जाओ तो रिलेशन सेट देखो क्या होना चाहिए। सपोज करो अगर मैं मानता हूं कि ए मेरा है 1 2 3 है, अगर सेट ए मैं ये मानता हूं, ठीक है। अब इसमें अगर मेरे को सिमेट्रिक करना है तो मान लो मैंने 1,2 ले लिया और 2,1 ले लिया। ठीक, अब अगर मैंने इस रिलेशन वाले सेट में सिर्फ यही 2 ऑर्डर्ड पेयर लिए 1,2 2,1, तो सिमेट्रिक तो ये होगा। क्यों? बिकॉज 1,2 है, उसका ए बी इंप्लाई कर रहा है तो बी ए भी इंप्लाई करना चाहिए। तो 1 2 का 2 1 यहाँ पे है आपका। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए थे, वो इसमें नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 था, ए बी बी सी होना चाहिए था। अगर हम इसे 1 2 2 1 भी माने तो 1 1 इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है जो सिमेट्रिक नहीं हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि ट्रांजिटिव तो होना चाहिए लेकिन आपका रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। अच्छा, फिर से हम क्या करते हैं, ए कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3, आर का सेट बनाना है हमको। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको? ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था? ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को, बी सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये आप एजम्पशन लेते हो। इस एजम्पशन के बेस पे अगर ए सी भी आर को बिलोंग कर जाता है तो हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो यहां पे मान लीजिए कि 1 2 है एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, और एक मान लेते हैं कि 2 3 है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, इसके साथ अगर हमारा 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर भी हो गया, ठीक है ना, सिर्फ रिलेशन में आपने इतना ही रखा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 1 2 है, 2 3 है, तो उसका 1 3 होना चाहिए, तो 1,3 है इसके अंदर। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव आपका है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है। और ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 2 दे रखा है रिलेशन में तो इसका 2 1 होना चाहिए था। 2 3 दे रखा है तो 3 1 3 2 होना चाहिए था। और 1 3 दे रखा है तो 3,1 होना चाहिए था। तो वो इस वाले उसमें नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड इसका पार्ट लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है ये? थर्ड में कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव हो वो रिलेशन, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक, ए आप यही कंसीडर कर लो। तो आर मेरे को लेना है। अगर उसे रिफ्लेक्सिव बनाना है और अगर मैंने ए ये कंसीडर किया है, सपोज ए अगर मैंने माना है 1 2 3, तो आर में 1 1 2,2 3,3 तो होना ही चाहिए मेरा। ठीक, उसको मैंने रिफ्लेक्सिव बना दिया। अब अगर सिमेट्रिक बनाना है तो मान लीजिए इसमें अगर 1,2 है तो इसमें मैंने 2,1 भी लिख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा ट्रांजिटिव के लिए 1, मान लीजिए 1,2 था, अगर यहां पे 2, मान लो 3 भी है, तो अगर ये 1,2 है, ठीक, और 2,3 भी है इसके अंदर, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1,3 आना चाहिए था इसमें। 1,3 इस वाले मैंने रिलेशन में नहीं लिखा है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो भी है,
तो इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, बेसिकली हम लोग रिलेशन सेट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आपसे वही पूछा है कि भाई रिलेशन बताओ। अगर रिलेशन बोलेगा स्टेटमेंट में बताओ तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा वो। तो ये जो हम सेट बना रहे हैं उसमें तुम्हें स्टेटमेंट टाइप से सोचना पड़ेगा। फोर्थ देखते हैं, इसमें फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो। अच्छा, ए कंसीडर कर लीजिए 1, 2, 3, ठीक है। रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो उस रिलेशन आर में 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि 1, 3 है, ठीक है। तो अगर 3, 2 मैंने अज्यूम किया, अगर मैं 1, 3 भी डाल रहा हूं इसके अंदर और 3, 2 भी डाल रहा हूं, तो यहां पे 1, 2 भी होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, और 1, 3 और 3, 2 के करस्पॉन्डिंग तो 1, 2 है। और कोई ऐसा है जहां पे ए बी और बी सी बना रहा है, जैसे कि 3, 3 है और 3, 2 है, तो 3, 2 हो गया, इसमें है ही वो। और कोई आपके ऐसे पेयर नहीं बन रहे जहां पे ए बी और बी सी बन रहा हो, ठीक है ना। इन दोनों में बन रहे थे कि ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। और ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि 1, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका 3, 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो वो रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद इसमें जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। ये बेसिकली इस वजह से क्वेश्चन दिया है कि आप लोग सोच पाए, आप रिवर्स सोच पाए। पहले क्या दे रखा होता था कि आपको सेट या रिलेशन दे रखा होता था और आपसे ये पूछा जाता था कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब उल्टा कर दिया क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ऐसा हो, ठीक है, जैसे कि 5th में कह रहा है वो कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो उल्टा कर दिया कि अब बोल रहे हैं कि ये होने चाहिए रिलेशन, तो रिलेशन का सेट क्या होगा या रिलेशन क्या होगा। तो मैं फिर से ए कंसीडर कर लेता हूं 1, 2, 3। तो रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मान लो अगर 1, 2 मैंने माना है तो 2, 1 इसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद मान लो 2, 3 मैंने ले लिया, 2, 3 ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3, 2 होना चाहिए इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब उसके बाद ट्रांजिटिव बनाना है, तो मैंने 2, 3 ले लिया और 3, अगर 2 ले लिया, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, नहीं कि 2, 2 होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और कुछ हो सकता है, देखो 1, 2 ए बी बी सी, अगर इसको और इसको कंसीडर करते हो तो 1, 2, 2, 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1, 3 होना चाहिए ट्रांजिटिव बनाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको इसके अंदर 3, 1 भी डालना पड़ेगा, ठीक। और कोई देखिए, और कोई इसमें आ रहा है 1, 3 और 3, 2, तो 1, 2 होना चाहिए था, 1, 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो आपका हो गया, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ सेट्स बताए हैं, आर के सेट्स बताए हैं। अगर स्टेटमेंट बताना होगा तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, वो सारे के सारे एग्जांपल सोचने पड़ेंगे, वो सिचुएशन सोचनी पड़ेगी, उस टाइप के रिलेशन सोचने पड़ेंगे जिसमें रिजल्ट ये आ रहा हो, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 11 में ये कह रहा है कि आपको दे रखा है सेट ऑफ अ पॉइंट, सेट ए दे रखा है आपको, वो क्या है, पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में, ठीक है ना। पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं मतलब कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक। तो अगर पॉइंट सेट ए में दे रखा है और अगर आपको रिलेशन जो कह रहा है, वो रिलेशन कह रहा है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ
point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। दो पार्ट में क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपको एक सेट दे रखा है, सेट ए, जो कि कोई भी पॉइंट्स हैं प्लेन में, ठीक। अब इसके बेसिस पे जो रिलेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है कि पी क्यू, ठीक है ना, एक ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू दे रखा है, सच दैट रिलेशन क्या है इन दोनों में, इनका रिलेशन ये है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, मान लीजिए अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा 0,0, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई हो गया, ठीक है। आपको बोला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, तो मान लीजिए कि कहीं पे यहां पे पॉइंट पी है, ठीक, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी, ये डिस्टेंस है, ओके। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू। मान लीजिए कोई एक पॉइंट क्यू है और उसका डिस्टेंस अगर ये है, ठीक है ना, तो ये दोनों डिस्टेंस आपका जो है वो इक्वल है, सेम है, ठीक है ना। रिलेशन आपको ये दे रखा है, इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव में कहता है कि रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये हमारा डेफिनेशन होता था, ठीक है ना। अब यहां पे कैसे लगाएंगे डेफिनेशन, यहां पे देखिए, अगर यहां पे मैं p कॉमा p करता हूं, p कॉमा p करने पे देखो p कॉमा p बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ो। तो यहां पे मैं बोलूंगा हेयर p कॉमा p बिलोंग्स टू r एज, मैं कह रहा हूं कि ये बिलोंग कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, इस वाले स्टेटमेंट में क्या करो, p की जगह तो p रहने दो, q की जगह भी p डाल दो और स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर ये समझो कि क्या ये चीज ट्रू है। तो देखो एक बार, एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, फिर से p आ गया q के बदले, तो p का जो डिस्टेंस ओरिजिन से था वो डिस्टेंस सेम होगा अगर फिर से p का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालोगे तो, है ना। एक पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो वही स्टेटमेंट यहां पे वो कह रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले क्या कर लो, आप डेफिनेशन लिख लो कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू a, कि अगर a कॉमा b बिलोंग करें, यहां पे हम एज्यूम करते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बी ए भी अगर बिलोंग कर गया उस रिलेशन में, तो फिर ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता है। यहां से देखते हैं, तो यहां पे हमें क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा, लेट p कॉमा q बिलोंग्स टू r। अगर ये p कॉमा q हम एजम्पशन ले रहे हैं तो इसका मतलब इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यही पूरा का पूरा स्टेटमेंट कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द origin is same as the distance of point Q from the origin। P कॉमा Q तो बिलोंग कर रहा है। अब अच्छा, अब इस वाले स्टेटमेंट से देखो, क्या हम Q कॉमा P को बोल सकते हैं कि बिलोंग करेगा R को। अगर P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब P का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है वो इक्वल है Q का डिस्टेंस जो ओरिजिन से, ठीक। अब अगर मेरे को Q कॉमा P को बिलोंग कराना है अगर, तो क्या ये बिलोंग करेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए कि Q का जो डिस्टेंस है वो P के डिस्टेंस के इक्वल हो। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, एक स्टेटमेंट में ये कह रहा है। अगर ये डिस्टेंस इसके इक्वल है तो एट द सेम टाइम मैं ये बोल सकता हूं ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल है, राइट। तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आप यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q from the origin is same as the distance of point P from the
ऑरिजिन, ठीक। और ये वाली बात हो गई, तो इसका मतलब Q, P जो है वो भी आपका बिलोंग करेगा R को, ठीक है। और अगर PQ आपने एजम्पशन लिया था वो बिलोंग कर रहा था और QP भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब ये देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद अगर इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हमें ट्रांजिटिव भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव बताओ होगा या नहीं होगा, देख के बता सकते हो। यहां पे 3 एजम्पशन लेंगे, 2 एजम्पशन लेना पड़ता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि इफ A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C also belongs to R for all A, B, C belongs to A, तो ये आपका ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2 एजम्पशन लेनी पड़ेगी, तो मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि PQ बिलोंग कर रहा है R को। अगर PQ बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि P का जो डिस्टेंस ओरिजिन से है और Q का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी मैं फिर से लिख दूंगा कि भाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब दूसरा मैं मानता हूं कि Q कॉमा, मान लेते हैं Q कॉमा R नहीं माना, मतलब R, क्योंकि यहां पे रिलेशन भी R मैं कह रहा हूं, तो यहां पे मैं कुछ S बोल देता हूं, Q कॉमा S बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। एंड लेट A B था और B C था, है ना, तो C में कुछ भी ले सकता हूं, R नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो P कॉमा Q के लिए अगर ये स्टेटमेंट था, तो Q कॉमा S अगर बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे यही हो जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। यहां पे समझो कि आपने एक और पॉइंट कहीं पे S ले लिया। पहले स्टेटमेंट में आपने बोला कि भाई ये जो डिस्टेंस ऑफ P है फ्रॉम द ओरिजिन, ये Q फ्रॉम द ओरिजिन के इक्वल है। दूसरे में आप कह रहे हो कि भाई ये जो Q फ्रॉम ओरिजिन है वो S फ्रॉम द ओरिजिन के डिस्टेंस के इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर और ये डिस्टेंस इसके बराबर, तो QO और SO भी इक्वल हो जाएगा। इफ दिस OP इज इक्वल टू OQ और अगले स्टेटमेंट में आप कह रहे हो OQ इज इक्वल टू OS, तो इसका मतलब OQ इज इक्वल टू OS हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लिख सकते हो कि भाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट S फ्रॉम द ओरिजिन। और इसका मतलब अगर P और S का डिस्टेंस बराबर हो गया, इसका मतलब P, S बिलोंग्स टू R हो गया। और अगर P, S भी PQ एज्यूम किया था, QS भी एज्यूम किया था कि बिलोंग कर रहा है, और इस दोनों एजम्पशन के बेसिस पे अगर PS आ जाए कि बिलोंग कर रहा है R को, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे इसको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। जब तीनों आपने प्रूव कर दिया तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। कह रहे फर्दर शो दैट set of all points related to P not equal to 0,0 is the circle passing through P with origin as center। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको रिलेशन क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट के लिए। रिलेशन आपको दे रखा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ये PQ है तो इस P का डिस्टेंस ओरिजिन से, Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ठीक है ना। जैसा कि हमने बनाया था कि भाई अगर ये था, अगर कोई पॉइंट P था, कोई पॉइंट Q था, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो था वो बराबर कह रहे थे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि शो दैट, ये प्रूव कीजिए कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, ये जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे, जितने भी Q होंगे, Q यहां पे भी हो सकता है, Q यहां पे भी हो सकता है, Q यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, जितने भी पॉइंट है रिलेट कर रहे हैं P को, तो वो P को कौन रिलेट करेगा, Q रिलेट करेगा। तो यहां पे हमने शुरू वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक जगह पे Q माना था, बट Q तो कहीं पे भी हो सकता है जहां पे डिस्टेंस सेम हो, ठीक है ना। तो रिलेटेड टू P, अब ये जितने भी पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं, ये जो Q वाले हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि दैट Q कैंट बी इक्वल टू ओरिजिन, ये वाला पॉइंट नहीं हो सकता। इसको छोड़ के आप Q कहीं पे भी अगर आप ले रहे हो, तो
तो ये प्रूफ करो कि ये जो Q आ रहा है, ये जो लोकस बनाएगा, ये जो ग्राफ बनाएगा एक तरह से Q का, वो एक सर्कल ड्रॉ करेगा। तो देखो यहां से आपको दिख भी रहा है, अगर मैं Q यहां पे लूं, यहां पे भी ले सकता हूं कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल कर दूं। Q यहां पे भी आ सकता है, Q यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी, ठीक है ना। Q कहीं पे भी आ सकता है। तो और इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या फिगर आपको दिखाई दे रहा है? आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। और ध्यान से अगर आप सर्कल का डेफिनेशन अगर आप याद करोगे तो सर्कल का डेफिनेशन ही यही होता है कि भाई अगर किसी भी वेरिएबल पॉइंट का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर डिस्टेंस सेम हो तो वो फिगर सर्कल कहलाती है। तो यहां पे जब इन दोनों का रिलेशन हो रहा है कि भाई इसके इस डिस्टेंस के बराबर होने चाहिए। किसका डिस्टेंस? सारे Q का। तो जितना भी अगर आप Q यहां से उठाओगे उन सबका डिस्टेंस ऑफ कोर्स OP के इक्वल आएगा और वो फिगर क्या बनाएगा आपको? वो सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना क्या चीज है वो देख लेते हैं। इसको आप खाली वर्ड्स में लिखना है, समझाना है। जैसे आप ये फिगर बना दोगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना। तो इसमें आप खाली ये बना दोगे कि इफ O is 0,0, अगर आप इसको O कह रहे हो विच इज ओरिजिन, ठीक है ना, O is the origin and OP क्या हो जाएगा? ये मानो कि O अगर 0,0 है और OP को आप इस OP डिस्टेंस को आप K यूनिट अगर एज्यूम करते हो, अगर ये एजम्पशन लेते हो, ठीक है, तो then the set of all points related to P is at a distance of K unit from the origin, ठीक है ना। हम कह रहे हैं सेकंड वाले पार्ट के लिए कि अगर आप O को ओरिजिन मान लो और जो P एक फिक्स पॉइंट दे रखा था, अगर इस OP डिस्टेंस को K मान लेते हैं तो जितने भी Q आएंगे तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेट करेंगे P को, इस P को ये जो Q जो रिलेट करेंगे उन सबका डिस्टेंस जो होना चाहिए वो भी K होना चाहिए, है ना। अब जैसे ही आपने ये लिखा तो यहीं से आप अगले बारे में लिख दोगे कि हेंस दिस सेट ऑफ points forms a circle with the center at origin and radius equals to K unit, ठीक है ना। कि आपने बोला कि अगर भाई कोई भी अगर आपने पॉइंट P अगर फिक्स पॉइंट है, OP अगर आप K ले लेते हो तो जितने भी पॉइंट आपको रिलेट कराने हैं P से उनका भी डिस्टेंस K होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब, और अगर ऐसे सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस K आ गया फिक्स पॉइंट से, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मिलकर क्या फिगर बनाएंगे? वो एक सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन और जिसका रेडियस हो जाएगा वो K यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी इस मामले में कि आप लिखोगे कैसे, ठीक है ना। समझ तो आप जाओगे, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कहना क्या चाह रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोकस जो आएगा, इसका Q का जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा, ठीक है। तो हम अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगर इसमें आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ही कंफ्यूजन रहेगा इसमें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सेकेंड पार्ट, फिर खाली आपको लिखना है स्टेटमेंट और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहे हैं? यहां पे आपको दे रखा है सेट ए, जो दे रखा है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दे रखा है, ठीक है। आपको सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दे रखा है और रिलेशन क्या दे रहा है? रिलेशन दे रहा है T1, T2 such that T1 is similar to T2, ठीक है ना।
और इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। फिर से एक बार समझा देता हूं, सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है ना, ट्रायंगल का एक सेट है, और रिलेशन के लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर में T1 और T2 लिया है, दो ट्रायंगल मान लो, तो T1 ट्रायंगल इज सिमिलर टू T2 ट्रायंगल, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिख दोगे कि इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू R, if for a all a belongs to, if a comma a belongs to R, रिफ्लेक्सिव होगा if a comma a belongs to R for all a belongs to A। ये डेफिनेशन है तुम्हारा। अब इसमें अगर मेरे को प्रूफ करना है तो मैं T1 T2 की जगह भी क्या रख देता हूं, T1 रख देता हूं। तो यहां पे मेरा हो क्या रहा है, हेयर T1 comma T1 belongs to R। मैं कह रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये बिलोंग कर रहा है, एज T1 इज सिमिलर टू T1, कि कोई भी ट्रायंगल खुद से, या फिर मेरे को कायदे से क्या लिखना चाहिए, T1 इज सिमिलर टू T1 लिख सकता हूं, या फिर मैं लिखूंगी एनी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है ना, कि कोई भी ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है ना। तो कोई भी एक ट्रायंगल मान लो तो ये ट्रायंगल खुद से तो सिमिलर होगा ही, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, दूसरा है आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक में डेफिनेशन लिख दोगे और यहां पे क्या करते हैं, एजम्पशन मानते हैं कि लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। एजम्पशन ले लिया। एजम्पशन अगर ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, कि T1 ट्रायंगल जो है वो T2 के सिमिलर है। अब अगर मान लो ये T1 ट्रायंगल है और ये अगर T2 ट्रायंगल है और ये अगर इससे सिमिलर है तो ये भी इससे सिमिलर होगा, राइट। तो इसके बेसिस पे मैं लिख सकता हूं कि T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, ओके। और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब हमारा इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमने प्रूव कर दिया, ओके। अब आपको प्रूव करना है, खाली ट्रांजिटिव प्रूव करना है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, दो अजम्पशन लोगे, लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। एंड लेट T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब T2 इज सिमिलर टू T3। अगर T1 जो है वो T2 के सिमिलर है और T2 तुम्हारा T3 के सिमिलर है, तो इसका मतलब T1 और T3 भी सिमिलर होंगे। Therefore, T1 is also similar to T3। और अगर ये आपका हो गया, that means T1 comma T3 belongs to R, therefore it is transitive relation, ठीक है। ट्रांजिटिव हो गया, therefore it is an equivalence relation as it is reflexive, symmetric and transitive as well, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया है कि भाई अगर रिलेशन आपको ये दे रखा है कि T1 इज सिमिलर टू T2 तो आप इसको इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हो, ठीक। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कंसीडर 3 ट्रायंगल्स। आपको T1 दे दिया जिसकी साइड्स दे रखी है 3, 4, 5। दूसरा ट्रायंगल दे दिया है 5, 12, 13 और T3 दे दिया है 6, 8, 10। ये 3 ट्रायंगल दे दिए। फिर कह रहा है इन तीनों में से T1, T2 और T3 में से कौन से दो आपस में रिलेटेड हैं। यहां पे हमको बोला है कि इन तीनों में से कौन से दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। रिलेशन अब रिलेटेड है तो कैसे रिलेटेड है, तो उसके लिए रिलेशन गिवन होना चाहिए, और वो रिलेशन यहां पे क्या गिवन है, T1 इज सिमिलर टू T2। लेकिन यहां पे सिमिलर टू T2 तो दे दिया, T1 मतलब T1 चाहे T2 के सिमिलर हो सकता है, या T1 T3 के हो सकता है, या T2 T3 के हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट किस बेसिस पे देखना है आपको। अब इसमें बैक टू 10th में जाना पड़ेगा, ठीक है ना।
कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यहां पे आपको प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि यहां पे साइड का लेंथ दे दिया ये, ठीक है ना। 3 4 5 मतलब एक जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पे अगर दो ट्रायंगल, अगर T1 और T2 मान लो, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते थे तो उसका क्या हमारे पास वो होता था, प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उनके साइड्स का जो रेशियो होता था वो सेम होता था, ठीक है ना। अगर आपके ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो इसका देखो रेशियो कितना आ रहा है, 3/5, 4/12, 5/13, ये तो सेम नहीं है, लेकिन इसका रेशियो देखो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। T1 और T3 के जो साइड्स का रेशियो है वो ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2। Therefore T1 and T3 are related to each other, ठीक है ना। तो आप ये बताओगे कि here ये जो भी है यहां पे आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि here the ratio of the sides of the triangles T1 and T3 are same, therefore T1 and T3 are related to each other, ठीक है ना। आई होप ये जो लास्ट वाला पॉइंट बताया ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे, क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो हो सकता है कि आपका अगला क्वेश्चन या कहीं पे आ सकता है कि भाई T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है ना। वो रिलेशन भी आ सकता है जिसमें आपको प्रूव करना पड़ेगी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 13 कह रहा है सेट ए आपको दे दिया है, ये दे रखा है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, और आपको रिलेशन क्या दे रखा है, P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, ठीक है। आपको सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, पता होना चाहिए पहली बात पॉलीगन होता क्या है। फिर आपको रिलेशन दे रखा है कि P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। पॉलीगन, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, गन मतलब होता है साइड्स, है ना। पॉली बने बहुत सारे, तो पॉलीगन तो बहुत सारे, यानी कि एक क्लोज्ड फिगर होती है। पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं 3 या 3 से, नंबर ऑफ इसमें जो साइड्स होती हैं वो मिनिमम होती है 3 या 3 से ज्यादा होता है। जब नंबर ऑफ साइड n, अगर मान लो नंबर ऑफ साइड को मैं n कह रहा हूं, अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 5 अगर हो जाता है तो पेंटागन कहते हैं, 6 पे हेक्सागन, 7 पे हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि इसको हमें प्रूव करना है कि भाई ये जनरल पॉलीगन के बारे में बताया है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। अच्छा, यहां पे P1, P1 रखो, तो अगर मान लो एक पॉलीगन ले लिया मैंने, मान लो पेंटागन ले लिया, तो वो पॉलीगन के जितने साइड्स होंगे, मान लीजिए यहां पे 5 साइड है, तो उस मतलब एक पॉलीगन का खुद के तो साइड्स इक्वली होंगे, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे कि हियर P1, P1 बिलोंग्स टू R as the same polygon has same number of sides, therefore it is reflexive, ठीक है ना। या तो मैं लिख देता P1 and P1 have same number of sides, ठीक है, तो भी काम चल जाता। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले assumption लेना पड़ेगा कि let P1, P2 belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 and P2 have same number of sides, ये आपने assumption लिया है। अब अगर दो पॉलीगन ले लूं, एक ये ले लूं और एक ये पॉलीगन ले लूं, ठीक। अगर मान लीजिए ये है हमारा P1 और ये है P2, अगर इसके और इसके साइड्स बराबर हैं तो इसके और इसके साइड्स भी बराबर होंगे। तो P2 and P1 also have same number of sides,
और इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो कि P2, P1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब उसके बाद ट्रांजिटिव हम लोगों को प्रूव करना है, तो ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं, वो भी इजी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, आप दो एजम्पशन ले लेते हैं कि इफ P1, P2 बिलोंग्स टू R, ऑफ कोर्स डेफिनेशन तो लिखोगे ही, जो डेफिनेशन होता है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C बिलोंग्स टू R for all ABC बिलोंग्स टू A, ये तो आपको लिखना ही है। तो यहां पे एजम्पशन लेते हैं P1, P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसे ही ऑल्सो लेट, यहां पे एजम्पशन लेना था, लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R, P2, P3 बिलोंग्स टू R implies that P2 and P3 have same number of sides। अगर मान लीजिए P1 है, P2 है और P3 है, P1, P2, P3, P1 और P2 के साइड्स इक्वल है, P2 और P3 के साइड्स इक्वल हैं, तो P1 और P3 के भी साइड्स इक्वल होंगे। देयरफॉर P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, देयरफॉर P1, P3 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी कर लिया, सिमेट्रिक भी कर दिया और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना काफी इजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T with sides 3, 4, 5। अगर कोई पॉलीगन है ना, अगर कोई पॉलीगन जिसमें 3 साइड आपको दे दिए, तो वो कैसा पॉलीगन हो जाएगा, वही उसने पूछा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, इस ए में ये कौन से सेट होंगे, तो ये होंगे आपके सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना। ये किसका सेट हो सकता है, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो कौन से पॉलीगन का सेट हो सकता है, वो हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर था। ठीक है ना, तो ये आपका जो होगा, तो आप आंसर में लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ठीक है ना, उसके बाद अपना जो अगला क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 13 तक देख लिया है। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन किसी न किसी साल में आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, जहाँ पे भी जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको देखिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के बीच में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना, आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नियर बाय नेबर्स हो सकते हैं, आप उनके बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्रवाह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।